हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का समरी कि ऑब्वियसली आपने अब तक, जैसे कि मैं हर समरी लेक्चर वाले वीडियो में बोलती हूँ कि आपने होपफुली वो पूरा चैप्टर मेरे साथ तो पढ़ा ही था, बट अपार्ट फ्रॉम द वीडियो यू हैव स्टडीड इट बाय योर सेल्फ, और उसके बाद ही आप समरी वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि देयर इज मोर टू द चैप्टर। समरी सिर्फ हेड पॉइंट्स देता है और उसके अंदर का आपका सामान रिकलेक्ट करवाएगा, बट एक्चुअल में अंदर लिखना क्या है वो तो चैप्टर के अंदर ही है, राइट? सो यू हैव टू स्टडी द चैप्टर एटलीस्ट 2 to 3 times बिफोर यू कम टू द समरी वीडियो। और फिर शुरू करते हैं। फॉर दिस चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में जो समरी दी है दैट इज़ वेरी कंसाइज और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट की हुई है, तो इसीलिए मैंने फिर ये वाली समरी रेफ़र की, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे बेटर हम नहीं बना सकते थे कोई समरी इस चैप्टर के लिए। सो लेट्स बिगिन। दिस इज सेकेंड चैप्टर का नाम है ट्रेड, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेड इज द द सब पार्ट ऑफ कॉमर्स, हम जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसके बारे में अब हम समरी पढ़ेंगे कहाँ पर, इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रेड के अंदर दो टाइप के ट्रेड हमने पढ़े थे, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड नाम से ही पता चलता है अंदर ही अंदर खेलना है, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर अगर बाय और सेल सबसे ज़्यादा ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? तो अगर अपने कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही हमने बाइंग और सेलिंग वाला ट्रेड किया है, गुड्स या सर्विसेज दिया है, तो फिर वो इंटरनल ट्रेड होता है। पर अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाइंग या सेलिंग हो रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अब इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इंटरनल ट्रेड इज, व्हेन यू डील विद इन बाय और सेल विद इन द सेम कंट्री, इट्स इंटरनल ट्रेड, ठीक है? अब उसके जो दो टाइप्स हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड, ठीक है? सो होलसेल ट्रेड के बारे में अगर पढ़ने जाए तो एक होलसेलर एक इंसान होता है जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी, मतलब बल्क में परचेज करता है। किससे? प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर जो गुड बनाता है उससे बल्क में, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये होलसेलर गुड्स प्रोड्यूस कर परचेज करता है, और उसको फिर छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर्स को रीसेल कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर कर छोटे क्वांटिटीज में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर्स वो सारे गुड्स बेच देता है। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नॉट एज होलसेलर, जो होलसेल ट्रेड करता है उसे होलसेलर बोलते हैं, राइट? अब इसमें दिया हुआ है कि होलसेल ट्रेड में जो होलसेलर होता है वो कौन सी सर्विसेज देता है। दो लोगों को सर्विस देता है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर को, जिससे वो बल्क में गुड्स परचेज करता है, ऑब्वियसली उसको भी तो कुछ हेल्प करता होगा। और सेकंड सर्विस जो देता है वो है रिटेलर को, क्योंकि वो रिटेलर को सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये दो लोगों के लाइफ में ये होलसेलर का क्या रोल है वो चीज़ें हम नीचे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक चार्ट बना के आपको टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है कि आपको फटाफट बाजू बाजू में आपको यहाँ पे दो आंसर आपके प्रिपेयर हो रहा है। एक तो सर्विसेज गिवन टू मैन्युफैक्चरर बाय होलसेलर एंड द सर्विसेज। तो यहाँ पे दो पार्ट में आंसर डिवाइड होता है, एक तो सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर को दी जाती है और एक तो सर्विसेज जो रिटेलर को दी जाती है, ठीक है? तो एक एक करके चालू करते हैं। तो होलसेलर डील्स विद वन और द फ्यू टाइप्स ऑफ द गुड। अभी जब मैन्युफैक्चरर की बात आती है तो वो बल्क में परचेज करता है, वो तो हमने समझाना। और दूसरा है स्टॉक ऑफ गुड्स। जब रिटेलर की बारी आती है, रिटेलर को देने की बारी आती है, तो वो छोटे 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 क्वांटिटीज में उनको देता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दैट स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब एक अमाउंट, छोटा क्वांटिटी होता है जो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को देता है, ठीक है? द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ठीक है? तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट इसलिए है क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ता है गुड्स, और यहाँ पे ये इसलिए कि उसको रेगुलर सप्लाई करना है तो गुड्स रेगुलर बाय भी करना पड़ेगा, ठीक है? होलसेलर परचेजेस यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे
तो ये वाली चार्ट में आपको एकदम अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में 3 आंसर्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं। एक तो होलसेल ट्रेडर के फीचर्स, होलसेल ट्रेड के जो फीचर्स है, मतलब व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट द होलसेल ट्रेड, वो चीज़ें बताइए। एक ये पहला आंसर आपका प्रिपेयर होता है यहाँ पे। द सेकंड आंसर इज वो कौन सी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को देता है, एंड थर्ड आंसर इज वो कौन सी सर्विसेज रिटेलर को देता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं 3 आंसर्स के बारे में। सबसे पहला उसके फीचर्स क्या है। एक तो वो एक या दो टाइप के गुड्स में डील करता है, उससे ज़्यादा उसका वैरायटी नहीं होता है। जैसे आप रिटेलर के पास आते हो तो आपको हर वैरायटी मिलेगी, बट होलसेलर सिर्फ एक या दो टाइप के गुड्स में डील करता है, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसे बल्क में गुड्स परचेज करने होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। The third one is the wholesaler purchases the goods from the producer in large quantity. Obviously, ऊपर कैपिटल ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसे बल्क में गुड्स परचेज करना है। The wholesaler sells the goods to the retailer as per the requirement. ठीक है, रिटेलर को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वो उससे मांगेगा और होलसेलर उसको एज पर द रिक्वायरमेंट गुड्स बेच देगा। द मैन्युफैक्चरर कैन गेट द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर। मतलब होलसेलर क्योंकि रिटेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो और रिटेलर क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेन लिख देती हूँ, ताकि है ना आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा, दैट इज फॉर श्योर, बट देन आई वांट यू टू कीप दिस चेन इन माइंड व्हाइल वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। तो मैं समझाती हूँ क्या लिख रही हूँ। तो ये है मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाता है, ये है होलसेलर जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में उससे खरीदता है, ये है रिटेलर जो छोटे छोटे क्वांटिटीज में जैसे कस्टमर उससे डिमांड करता है, सी फॉर कस्टमर, जैसे कस्टमर उससे डिमांड करता है वो होलसेलर से गुड लेता है। ठीक, अब क्योंकि होलसेलर रिटेलर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और रिटेलर कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो कस्टमर की चॉइसेस क्या है, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, ये चीज़ें रिटेलर को बहुत अच्छे से पता होंगी, और वही चीज़ वो होलसेलर से आके मांगेगा। तो होलसेलर से इससे क्या पता चल जाता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, कैसी फैशन चल रही है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है लोगों के। तो वो सारी चीज़ें जानकारी है ना, वो मैन्युफैक्चरर को देगा कि भाई अब तक जो तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसका डिमांड अब खत्म हो चुका है। नाउ दिस इज द न्यू ट्रेंड, दिस इज द न्यू फैशन, दिस इज द न्यू टेस्ट दैट पीपल वांट, तो तुम अब इस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करो। तो manufacturers can get a direct information from the wholesaler. In the process of distribution, the wholesaler has to take risk. अब अभी आप ये चेन देखो, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, आपने पैसा लगा दिया और गुड्स बना दिया। ठीक, इससे लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदने वाला इंसान कौन? होलसेलर। ठीक, अब रिटेलर तो सिर्फ उतना ही गुड्स खरीदेगा जितना उसको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर मुझे 10 क्वांटिटीज बेचनी है तो मैं 10 क्वांटिटी ही खरीदूंगी, तो मुझे तो कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें रिस्क किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरर ने तो बेच दिया सारा कुछ, तो रिस्क किसके पास है? होलसेलर के ऊपर है सारा का सारा रिस्क। क्यों? क्योंकि गुड्स उसने रख लिए अपने पास। अब अगर रिटेलर ने नहीं खरीदा तो उसी दौरान मार्केट में चेंजेस हो गए, तो टेस्ट के प्रेफरेंसेस के चेंजेस हो गए, फैशन में चेंज आ गया, तो मैन्युफैक्चरर तो गुड वापस लेगा नहीं, रिटेलर खरीद नहीं रहा है, तो वो सारा गुड्स होलसेलर के पास धरा का धरा रह जाएगा। तो इसमें सबसे, ये पूरे चेन में सबसे ज्यादा रिस्क टेकर कौन है? होलसेलर। तो होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे गुड्स हैं। अब रिटेलर कोई एक तो होगा नहीं, बहुत सारे रिटेलर्स होंगे, तो उनको गुड्स मार्केटिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सारे रिटेलर्स को पता चले कि मैं होलसेलर हूँ और मैं ये गुड्स बेच रही हूँ या बेच रहा हूँ। एट फीचर इज होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले खरीदता है तो उसमें वो अपना थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके रिटेलर को देता है, और रिटेलर उस प्राइस के ऊपर अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर को देता है। अब अगर यहाँ पे नहीं होता और रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड लेता तो वो तो कितना भी ज़्यादा पैसा अपना प्रॉफिट कर लेता। तो यहाँ पे एक प्राइस स्टेबिलिटी होती है, समझ लो कि हर कोई अपना एक एक दो दो रुपए का जो भी जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो ऐड करने के बाद ही आगे बेचेगा। तो इसमें क्या है, कोई ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकता किसी भी गुड। सेकेंड आंसर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस है? सबसे पहला तो वो लार्ज परचेज, बहुत सारे अमाउंट बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है।
द सेकेंड इज स्टोरेज। जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बना दिए तो उसे रखने का टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि होलसेलर ने उसे जितना डिमांड किया उसने उतने गुड्स प्रोड्यूस किए। तो ये सारा स्टोरेज का जो टेंशन है वो होलसेलर के ऊपर आएगा। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन। तो गुड्स को वहाँ मैन्युफैक्चरर से लाने का चीज़ भी होलसेलर का होता है, और उसको बाहर बेचने का भी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो होलसेलर ही करता है। तो ये तो इसमें है, ठीक है। द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऑब्वियसली क्योंकि कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर को वो ज़्यादा पैसा दे के उसका तो वर्किंग कैपिटल ठीक कर दे रहा है, पर वो अपना ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस है। फिफ्थ वाला है प्रोवाइड द मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। रिटेलर से उसको सारी जानकारी मिलती है और वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को दे देता है वो सब इंफॉर्मेशन। फिर सिक्स वाला है प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। हर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के चेन में अपना एक परसेंटेज नो तय करके रखता है कि भाई 1% ही लेना है कॉस्ट का, जो भी कॉस्ट पड़ेगा उसका 1% ही हमारा प्रॉफिट है। तो होलसेलर वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। अगर वो ज़्यादा चार्ज कर देगा तो रिटेलर ऑब्वियसली उसमें अपना परसेंटेज ऐड करके चार्ज करेगा। सो दिस इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द होलसेलर हैज़ टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। द सेवेंथ वन इज रिस्क बेयरिंग। मतलब ऑब्वियसली रिस्क बेयरिंग में जैसे कि पहले आपके फीचर्स में बताया था कि मैन्युफैक्चरर का काम तो हो गया, उसने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, होलसेलर ने जितना मांगा था। अब वो होलसेलर के सिर पे आ गया सारा, जितने भी गुड्स हमने खरीदे वो अपने पास रखने हैं। जब तक कोई रिटेलर नहीं आता है, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, तब तक हम उसे बेच नहीं सकते, राइट। तो वो रिस्क बेयरिंग का जिम्मा भी होलसेलर के ऊपर आता है। फिर होते हैं मार्केटिंग फंक्शंस। अपने गुड्स बाहर डिस्प्ले करना पड़ता है, रिटेलर्स को बताना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है ताकि लोग आके हमसे खरीदे वो चीज़। रिटेलर में आता है स्टॉक ऑफ गुड्स। इनको तो रिटेलर्स को क्या करना है, ऑलरेडी गुड्स स्टॉक्ड है, मतलब जमा किया हुआ है ऑलरेडी होलसेलर के पास, तो रिटेलर को आके बस अपना डिमांड या ऑर्डर प्लेस करना होता है और वो लोग गुड्स निकाल के दे देते हैं। ठीक। द सेकेंड इज रेगुलर सप्लाई। जब ऑन डिमांड, जब जब गुड्स चाहिए तब रिटेलर को ऑन डिमांड हाजिर होता है, क्यों? क्योंकि बल्क में परचेज करके रखा हुआ है और जैसे यहाँ से डिमांड वो लोग मांगने आए तुरंत सप्लाई कर दिया जाता है। द थर्ड इज रिस्क बेयरिंग। यहाँ पे भी रिस्क बेयरिंग, ऑब्वियसली सेम थिंग। फाइनेंशियल सपोर्ट इसीलिए क्यों यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है होलसेलर कि ठीक है, अगर तुम पहचान के हो तो तुम मुझे इतने दिन बाद पैसे देना, या जो भी जैसे भी उनका है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से रिटेलर को। दिस इज मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन रिटेलर देता है होलसेलर को, और होता है सेल्स प्रमोशन। तो जो गुड्स रिटेलर बेच रहा है उसका भी प्रमोशन इनडायरेक्टली तो होलसेलर ही कर रहा है, क्योंकि वो अपने गुड्स का प्रमोशन कर रहा है। तो अगर मैं बता रही हूँ कि मेरे पास बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट है, ठीक, मैं होलसेलर हूँ, मैंने सबको एडवर्टाइज किया है कि बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट है और मेरे ये ब्रांचेस में, मतलब या रिटेलर्स के पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली तो इनडायरेक्टली मैंने सब रिटेलर्स के बिहाफ पे अपना एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो सेल्स प्रमोशन हो गया एक तरीके से। सेकंड हमने पढ़ा था रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वो रिटेल ट्रेड होता है जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अपने नॉर्मल एरिया में जो शॉप्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अंदर भी तीन आंसर्स है। फर्स्ट वन इज फीचर्स रिटेल ट्रेड के, सेकंड इज सर्विसेज जो होलसेलर को देता है रिटेलर, और सेकंड थर्ड इज अ सर्विसेज जो कस्टमर को देता है रिटेलर। तो रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड कंज्यूमर, सबको पता है, ये तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। होलसेलर और कस्टमर के बीच का जो लिंक है वो कौन है? रिटेलर है। ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, मैंने कहा अपने आसपास के यहाँ पे जो है वो सारे रिटेलर्स ही है, दुकान वाले। तो रिटेलर डील्स इन वैरायटी ऑफ गुड्स, क्यों? क्योंकि मैं अगर रिटेलर हूँ तो मैं अगर मेरे शॉप में हम अगर शॉप की बात नहीं करते हैं, क्लोथ्स की बात करते हैं, तो मैं क्लोथ्स की रिटेलर हूँ, तो मेरे दुकान में साड़ी से लेके ड्रेस से लेके वेस्टर्न आउटफिट्स भी अवेलेबल है, हर चीज़। तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसा होलसेलर ढूंढूंगी जिसके पास साड़ीज का स्टॉक है, वहाँ से साड़ीज उठा लूँगी। एक ऐसा होलसेलर जिसके पास ड्रेस का स्टॉक है, वहाँ से ड्रेसेस ले लूँगी। फिर ऐसे आउटफिट्स हर बहुत सारे रिटेलर से लेके अपने पास अपने दुकान में बेचूंगी। तो मेरे पास वैरायटी है,
होलसेलर के पास वैरायटी नहीं होती क्योंकि वो एक या एक से ज़्यादा गुड्स में डील करता है, मतलब एक या दो गुड में मैक्सिमम। द फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इज लिमिटेड, मतलब ऐसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे होलसेलर की होती है क्योंकि वो बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, बट यहाँ पे वो वाला टेंशन नहीं होता है। द फिफ्थ इज लेस रिस्क, लो मार्जिन एंड प्रॉफिट एज कम्पेयर टू होलसेलिंग। क्यों ऐसा लेस रिस्क? क्योंकि अगर मेरे दुकान में कोई आता है और मुझे बोलता है कि मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए या दो ये बीइंग ह्यूमन वाली टी शर्ट चाहिए, तो मैं अपने होलसेलर से सिर्फ दो ही टी शर्ट लेकर आऊंगी, समझ रहे हो? तो मेरे पास इतना ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है कि अगर कोई खरीदने नहीं आएगा तो फिर मैं प्रॉब्लम फेस करूंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो मेरे पास रिस्क नहीं है ज़्यादा, अगर मेरा गुड्स नहीं भी बिकता है देन ओके क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मुझे वो होलसेलर से लेना है। ठीक है। तो सेकंड इज लो मार्जिन, लो मार्जिन इसलिए क्योंकि चेन में पहले मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार लिया है, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ले लिया है, तो रिटेलर अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकता, वो परसेंटेज फिक्स होता है पूरे चेन में। अब ऐसी सर्विसेज जो रिटेलर होलसेलर को देता है, सबसे पहला तो कनेक्टिंग लिंक है, कस्टमर को डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कनेक्ट करता है होलसेलर से। सेकेंड इज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द मार्केटिंग, मतलब होलसेलर की जो भी गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। द थर्ड इज मार्केटिंग, होलसेलर के गुड्स कभी कभी आप अगर शॉप में जाते हो तो कोई नया ब्रांड आया है या कोई नया चीज़ आया है, तो वो जो रिटेलर होते हैं वो सामने से बोलते हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे टाटा नमक चाहिए, टाटा नमक चाहिए, तो वो सामने से बोलेंगे कि मैडम नया मार्केट में ये वाला नमक आया है तो आप ये ट्राई करके देखो, सस्ता भी है। समझ रहे हो? तो दिस इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट रिटेलर्स डू फॉर होलसेलर्स, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक के सामने आए। फोर्थ वाला इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो कस्टमर उनको बोलेगा कि मुझे ऐसा वाला ऐसा फैशन अब ट्रेंडिंग है तो मुझे ये चाहिए, तो वो होलसेलर को दे देता है। द फिफ्थ इज इट अट्रैक्ट्स कस्टमर। ठीक है। क्योंकि होलसेलर ऑलरेडी इतने सारे गुड्स में डील कर रहा होता है, इतने सारे पैसे का लेन देन होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक इंसान से बात करें, तो उसके बिहाफ पे रिटेलर वो काम करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। क्रिएट डिमांड, जो होलसेलर का प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा वो जिम्मेदारी रिटेलर की होती है। तो रिटेलर इज अ पर्सन दैट क्रिएट्स अ डिमांड इन मार्केट, वो लोगों को बताता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है और आपको वो लेना है। अब कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, तो रेगुलर सप्लाई, ऑब्वियसली आप कभी दुकान में जाओ आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, वहाँ पे आप किसी रिटेलर को बोलो कि मुझे ये गुड चाहिए, तो वो तो ना ऐसे बोलेगा कि मेरे पास नहीं है। दैट इज इन रेयर केस कि कभी वो गुड डिमांड इतना ज़्यादा है कि ख़त्म हो गया, बट नॉर्मली आपको 99% टाइम वो गुड तो मिल ही जाता है वो दुकान में। द सेकेंड इज लोकल कन्वीनियंस, आज ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्टेशन करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसपास में ही मिल जाएगा वो सारा कुछ। द थर्ड इज होम डिलीवरी, मतलब अगर आप कोई कोई किराने की दुकान होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं आपके एरिया में जो आपको घर पे डिलीवरी करते हैं अगर ज़्यादा सामान है तो। फोर्थ वन इज वैरायटी ऑफ गुड्स, एक ही जगह पे आपको सारे सामान मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। फिफ्थ वन इज क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आप पुराने कस्टमर हो या फिर यू हैव नोन द शॉपकीपर फॉर लॉन्गर टाइम या ऐसा कुछ है, आप डेली परचेज करते हो, तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर पैसे जमा कर दीजिए या जैसे भी। सिक्स आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपने सपोज अगर मैं विजय सेल्स या क्रोमा की बात करूँ और वहाँ से अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देते हैं, तो वहाँ के लोग जो आफ्टर सेल सर्विस, मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो गुड्स आपने उनकी दुकान से खरीदा है वो अगर खराब हो जाता है, तो उसकी वारंटी का भी जिम्मा या गारंटी का भी जिम्मा ये लेता है कि अगर खराब हो गया तो हम रिपेयर कर देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे। तो दो ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस दैट रिटेलर्स गिव टू द कस्टमर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रिटेल के कितने टाइप्स होते हैं, ये फटाफट डिस्कस करते हैं। आइटिनरेंट मैंने आपको बताया था, आइटिनरेंट वो इंसान होता, आइटिनरेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, उसका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता है। उसमें जो रिटेलर्स होते हैं वो होता है हॉकर्स,
जो हाथ गाड़ी पे सामान बेचते हैं। द सेकेंड आर पेडलर्स, जो सिर पे टोकरा रख के सामान बेचते हैं। द थर्ड आर स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो रोड पे दुकान डालते हैं। या सीन वो स्टेशन के बाहर रोड पे ना चादर डाल के वो लोग सामान बेचते हैं। द फोर्थ वन आर चीप जैक्स, मतलब ये लोग भी सस्ते आइटम बेचते हैं, गुड क्वालिटी के नहीं होते वो आइटम्स, बट ठीक है, इन लोग का जो एरिया होता है वो जनरली स्टेशन के पास या ऐसी जगह पे होता है। फिफ्थ वन इज मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स हैं जो हफ्ते में कोई एक दिन चुनेंगे और उसी दिन मार्केट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, संडे मार्केट होता है, मंडे मार्केट होता है, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे मिलती है। ठीक है, तो आइटिनरेंट तो वो लोग हो गए जिनके परमानेंट प्लेसेस नहीं होते, बट ऐसे भी रिटेलर्स हैं जिनका फिक्स शॉप होता है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो स्मॉल स्केल जो छोटे लेवल पे डील करते हैं। सबसे पहला जनरल स्टोर्स, अपने नॉर्मल किराने की दुकान। द सेकेंड इज सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, मतलब जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड माल मिलेगा। ठीक है, मतलब अभी उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप एक्सचेंज ऑफर में अपना पुराना फ़ोन दे देते हो, तो वो पुराने फ़ोन को वो लोग रिपेयर करके बेचते हैं किसी को। तो सेकेंड हैंड शॉप्स होते हैं। थर्ड इज ऑथराइज डीलर्स, जो रजिस्टर्ड है, जिनको ऑथराइज किया गया है कि आप ये गुड्स बेच सकते हो। द फोर्थ वन इज कैश स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप्स वो शॉप्स हैं जो स्पेशलिटी शॉप्स वो शॉप्स हैं जो स्पेशल, मतलब एक ही टाइप का गुड स्पेशलिटी होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा साड़ी, तो अगर ऐसी दुकान है जहाँ पे सिर्फ आपको A to Z हर वेराइटी और हर ट्रेडिशन की साड़ी मिलेगी, तो या फिर ऐसे गिफ्ट आइटम्स बेच रहे हैं, या फिर यू नो नॉर्मली क्लोथिंग में ही होता है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है तो वो भी स्पेशलिटी शॉप्स है। ठीक है, तो लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स है जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। फर्स्ट है इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वो स्टोर्स है जहाँ पे एक सिंगल बिल्डिंग होता है, बट उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन का अपना काम होता है। ठीक है, जैसे कि कोई मेकअप का सामान बेचेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेचेगा, कोई राशन का सामान बेचेगा। सेकेंड वन इज सुपर मार्केट। सुपर मार्केट तो वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, कपड़े से लेके खाने के सामान तक, फुटवेयर्स, सारी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट वहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है। सुपर मार्केट दिमाग में आता है तो हमेशा ये चीज़ है अपना सेल्फ सर्विस। वहाँ पे आपको खुद सामान उठाना है, वहाँ पे कोई आपको बताने नहीं आएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो यू हैव टू गेट दी थिंग्स बाय योर सेल्फ। सेल्फ सर्विस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था बिग बाजार और डी मार्ट जैसे सुपर मार्केट्स का। द थर्ड इज चेन स्टोर। चेन स्टोर होता है कि एक सिंगल ओनर होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक चेन अलग अलग एरिया में करता है। जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स का जो ब्रांच है वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेशन पे है। ठीक है, तो दिस इज अ चेन स्टोर। द फोर्थ इज वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप होता है जहाँ पे ऐसे यूनिक प्राइजेस रखते हैं, 499, 599, 699, 799, 99 ओनली। तो ये इसमें कैसा होता है, प्राइजेस फिक्स्ड होते हैं, बट आप छोटा टेडी लो या बड़ा टेडी लो उसका यही प्राइस है। तो दिस वन प्राइस शॉप। फिफ्थ होता है मॉल्स। मॉल्स आप बोलोगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर और इसमें क्या फ़र्क है, तो मॉल एक कलेक्टिव चीज़ है जहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाली फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ठीक, अगर आपको भूख लगी है तो आप फूड कोर्ट में जा सकते हो। यू वांट टू एंजॉय सो यू कैन गो टू थिएटर एंड वॉच मूवी, एंड देन इफ योर चिल्ड्रन वांट टू एंजॉय तो वहाँ पे एक प्ले जोन भी होता है। सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग जब सब कुछ आ जाता है तो उसे मॉल बोलते हैं। अब फिर हमने पढ़ा था फीचर्स के बारे में। फीचर्स में डिपार्टमेंटल सुपरमार्केट का तो नॉर्मली सेंट्रल लोकेशन होता है क्योंकि ये बड़े लेवल पे हैं तो इनके पास पहुंचना आसान होना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस होता है। अब मैकडोनल्ड्स में आप मैकाडो टिक्की लो तो वो दहीसर में या फिर मुंबई में जो प्राइस है वही सूरत में या गुजरात में मिलेगा। देयर इज नो चेंजेस, देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, वन प्राइस शॉप में कैश सेल्स होता है।
यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ गुड होता है, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड होता है, यहाँ पे सेम गुड होता है। जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दूंगी बार बार, या फिर ऐसे कोई भी ब्रांड ले लीजिए ना जिसका आप रेमंड्स का अगर ले लेते हैं, रेमंड्स के जो ब्रांचेस है क्लोथिंग के, तो आपको जो कपड़े मुंबई ब्रांच में मिलेंगे वही कपड़े आपको सूरत ब्रांच में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अलग वेराइटी होगी, ठीक है। सो दिस यूनिफॉर्मिटी, और यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस होता है क्योंकि प्राइस सेम होता है लोगों का, ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग कन्वीनियंस है, सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे लिमिटेड रेंज है क्योंकि जैसा प्राइस हो, यहाँ पे लो प्राइसेस में गुड्स रहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में स्पेशलाइजेशन होती है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलोकेट किए हैं। सुपर मार्केट में रीजनेबल प्राइस होता है क्योंकि ये एक किराने का दुकान नहीं है बट बस बड़े लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट है चेन स्टोर में, और यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्योंकि एक इंसान है, उसने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पर मैनेज तो वो खुद करा, सो देयर इज अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। यहाँ पे कैपिटल, फिर यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में। और वन पे शॉप में कैपिटल कम होता है क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है और उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो सिक्स इज यहाँ पे ह्यूज कैपिटल होता है क्योंकि हमें सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है अलग सेक्शंस के लिए। यहाँ पे कैश सेल्स होता है, यहाँ पे भी कैश सेल्स होता है, और यहाँ पे वेराइटी ऑफ गुड्स। कैश सेल्स इसलिए कि ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप जान पहचान के हो तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे। आपको पेमेंट अभी के अभी करना है, पैसे नहीं है तो दोबारा जाना और पैसे लेकर आके शॉपिंग करना। तो यहाँ पे भी कैश सेल्स होता है। यहाँ पे अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है, इम्पल्सिव बाइंग है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। जब आप वही चीज़ें जो बाइंग और सेलिंग वाली चीज़ है वो एक दूसरे कंट्री के साथ में करते हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें तीन टाइप्स है, एक तो इम्पोर्ट ट्रेड, हम दूसरी कंट्री से गुड मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। सेकंड एक्सपोर्ट, हम दूसरी कंट्री को गुड्स बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज एंट्रीपोर्ट, एक कंट्री से गुड्स ला के दूसरे कंट्री को बेच देना इज एन एंट्रीपोर्ट ट्रेड। फिर इसके हमने पढ़े थे क्या, प्रोसीजर्स पढ़े थे कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, फिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, समझ लो। तो ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर रीड की होगी तो आपको पता होगा कि इसमें क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आई वुड टेल यू कि आप पढ़े रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लो, और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर या फिर ईमेल आईडी पे मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जो भी वर्ड का मीनिंग भी नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क, बट इसके अंदर के जो प्रोसीजर है वो पढ़ना। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं दिया है बिकॉज ऐसा दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट क्योंकि गुड्स हमारी कंट्री में आता ही नहीं है। समझो मैंने यहाँ से खरीदा और यहाँ पे बेच दिया तो वो गुड्स हमारी कंट्री में कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका कि वो हमारी कंट्री पे आए, इसलिए इसका कुछ प्रोसीजर नहीं है। बट इन दोनों का प्रोसीजर है, प्री शिपिंग, पोस्ट शिपिंग और ड्यूरिंग द ट्रांजिट वाला। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है रिविजन लेक्चर चैप्टर 2।